तो आज हम वीआई ग्राफ बनाकर एक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे इस एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस और आई के कई सारे ऑब्जर्वेशन लेने वाले हैं। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन इस लाइन पर ही लाई कर रहे हैं या क्लोज है। इसका मतलब है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो वास्तव में बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ है। हेलो बच्चों, आकाश इंस्टीट्यूट के मास्टर स्ट्रोक की फिजिक्स प्रैक्टिकल सीरीज में मैं पवन कोशी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज बच्चों जो हमारे इस प्रैक्टिकल की सीरीज का प्रैक्टिकल है वो बेस्ड है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ। आज हम इस एक्सपेरिमेंट में ओम्स लॉ का यूज करते हुए एक रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है टू फाइंड द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर बाय प्लॉटिंग VI ग्राफ, एंड दिस इज आवर एक्सपेरिमेंट नंबर 4। तो एम है हमारा टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। तो आज हम VI ग्राफ बनाकर एक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये आज हमारा एम है। जो एपरेटस यूज होने वाले हैं उसमें है अ वायर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, बैटरी एलिमिनेटर और एन एक्यूमुलेटर, जिसकी रेंज 0 से लेकर 3 वोल्ट हो सकती है, और 2 ड्राई सेल, हर ड्राई सेल की वैल्यू 1.5 वोल्ट होनी चाहिए। वोल्ट मीटर लेना है, एक अमीटर, रियोस्टेट, प्लग कीज और कनेक्टिंग वायर्स, और साथ में एक सैंड पेपर। तो ये हमारे होंगे एपरेटस जो आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखेंगे। बच्चों इसके बाद हमारे पास आता है प्रिंसिपल। जैसा मैंने पहले भी कहा है, दोबारा से दोहराता हूँ, छोटा लिखिए, क्लियर लिखिए। According to Ohm's law, if I current flows through the conductor and V is the potential difference across its ends, then according to Ohm's law, तो V directly proportional to I and hence V equal to RI। ये है हमारा इस एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल। बच्चों क्योंकि आज हमें रेजिस्टेंस VI ग्राफ से निकालना है तो हम प्रिंसिपल में आगे एडअप करेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर फ्रॉम VI ग्राफ शोन इन फिगर इज गिवन बाय R इक्वल टू डेल्टा V बाई I। अब क्योंकि ग्राफ I और V के बीच में बनाया जा रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर डेल्टा V बाई डेल्टा I निकालेंगे। तो BC हमारा है X एक्सिस और AB है हमारा Y एक्सिस। तो ये हमारा हुआ प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल के आगे चलते हैं तो बच्चों आता है सर्किट डायग्राम। ये हमारे इस एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम है। ये R जो है बच्चों ये वो रेजिस्टेंस वायर है जिसके लिए हमें VI ग्राफ निकालकर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और इसी वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। इस रेजिस्टेंस के पैरेलल हमें एक वोल्ट मीटर लगाना है, और बच्चों इस रेजिस्टेंस के साथ एक अमीटर, एक बैटरी, एक वन वे की और रियोस्टेट, इन सबको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सावधानी रखिएगा, जब आप सर्किट में की को प्रेस दिखाते हैं तो सर्किट के अंदर करंट के फ्लो को दिखा दीजिए। तो मैं यहाँ पर ये करंट आ रहा है, इस करंट को आगे यहाँ शो कर रहा हूँ। ये करंट यहाँ पर डिवाइड होकर आगे जाएगा और यहाँ से दोबारा करंट जॉइंट होकर बच्चों रियोस्टेट से की से होते हुए वापस हमारे सेल तक पहुँचेगा। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। लेकिन जब आप सर्किट डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर अमीटर और वोल्ट मीटर में प्लस और माइनस के टर्मिनल्स होते हैं, इनको भी नीट एंड क्लीन बनाइए बच्चों। और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करिएगा, और एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है बच्चों। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप एमीटर और वोल्ट मीटर के साइन अच्छी तरह से ग्राफ में या जो आपका सर्किट है उसमें आप क्लियरली दिखा सके। बच्चों हमारे इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के लिए तो चलते हैं हमारी लैब में, वहाँ इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं, और परफॉर्म करके जो भी रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन है वो सारे कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद हम दोबारा यहीं पर पहुंचेंगे। हेलो बच्चों, तो हमारी फिजिक्स लैब में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है एक अननोन वायर के रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू निकालना, और वो रेजिस्टेंस वायर है ये। इसका हम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। तो ये मेरे सामने आज हमारे एक्सपेरिमेंट का जो एपरेटस है वो आपके सामने है। जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं उसमें पहला है अमीटर जो हमारे को करंट मेजर करने में हेल्प करेगा। दूसरा डिवाइस है वोल्ट मीटर। तीसरा डिवाइस है हमारी बैटरी सेल,
वन वे की और ये रहा रियोस्टेट। बच्चों ये रियोस्टेट यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और इसका रेजिस्टेंस चेंज करके हम सर्किट में करंट को चेंज करेंगे और जब सर्किट में करंट चेंज होगा तो हमारे इस वायर में बहने वाला करंट जब चेंज होगा तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस और आई के कई सारे ऑब्जर्वेशन लेने वाले हैं और इन ऑब्जर्वेशन की मदद से हम बनाएंगे एक वी आई ग्राफ और उसी ग्राफ से पहले हम निकालेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस को डिवाइड करेंगे इस वायर की लेंथ से, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो चलिए हम हमारे सर्किट को अरेंज करने चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सर्किट का अरेंजमेंट हमें किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पॉजिटिव टर्मिनल को हम अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ रिजिडली टाइटली कनेक्ट करेंगे। कोई कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए वरना आपके मेजरमेंट में एरर आएगा। इस अमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये देखो मैं यहाँ पर वायर हटा रहा हूँ, ये नेगेटिव टर्मिनल मैंने अमीटर का लिया है और इस नेगेटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है और वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारे रियोस्टेट के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है और रियोस्टेट से मैंने ये वन वे की और वन वे की को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। मतलब ये कह सकते हो कि आप सेल, एमीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट एंड की सारे के सारे कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं सारा का सारा एक सिंगल लूप बन रहा है और सिंगल लूप बनने की वजह से ये आपका कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमें जिस वायर का बच्चों रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करना है उस रेजिस्टेंस वायर को मैंने इस अमीटर के दोनों टर्मिनल के बीच में कनेक्ट कर दिया। मीन्स हमें जिस वायर का रेजिस्टेंस निकालना होता है उसके अक्रॉस हम वोल्ट मीटर लगाते हैं और जबकि अमीटर उसके साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। ये बात ध्यान रखना, अमीटर सीरीज में और वोल्ट मीटर पैरेलल में है। तो हमारा ये सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट है। अब हमें इसको चेक करना है कि क्या ये सर्किट काम कर रहा है या नहीं। जब तक आप रीडिंग नहीं ले रहे हो वन वे की में आप की प्रेस करके ना रखें वरना आप सर्किट के डिफरेंट रेजिस्टेंस गर्म हो जाएंगे और उनका रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से आपकी रीडिंग गलत हो सकती है। तो चलिए हम लेते हैं, पहले चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वन वे की में ये की अच्छी तरह से प्रेस कर दी है। अब हम इसको सही तरीके से अरेंज कर लेते हैं ताकि ऑब्जर्वेशन लेने में हमें कोई दिक्कत ना आए और आपको सारे डिवाइस प्रॉपर नज़र से आए, रीडिंग भी आपको क्लियर वॉच हो। आई होप अब आपको सारे के सारे एपरेटस पूरी तरह से क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और अब हम बच्चों वन वे की को यहाँ प्रेस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे अमीटर में डिफ्लेक्शन आया है और हमारे वोल्ट मीटर में भी एक हल्का सा डिफ्लेक्शन आया है। लेकिन मेजरेबल रीडिंग के लिए हमें सब ये चेक करना है कि हमारे पास एमीटर और वोल्ट मीटर के डिफरेंट पेयर्स क्रिएट करने हैं। तो हम रियोस्टेट की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम रीडिंग लेना शुरू करते हैं। तो आइए रीडिंग लेना शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं रियोस्टेट को थोड़ा सा मूव करवा रहा हूँ और मेरा जो यहाँ पर वोल्ट मीटर में जो पहला डिवीज़न डिस्प्ले हो रहा है वो हो रहा है बच्चों 2 डिवीज़न। मैंने यहाँ पर 2 डिवीज़न रख दिया। हमने जो वोल्ट मीटर यहाँ पर लिया हुआ है उसकी रेंज है बच्चों 1.5 वोल्ट और इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.025 वोल्ट, राइट। तो हम इसको 2 डिवीज़न को 0.025 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग मिल जाएगी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एमीटर में मुझे जो डिवीज़न मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 18 डिवीज़न और इस एमीटर का जो रेंज है वो है हमारा 3 एम्पियर का और इसके अंदर भी 60 डिवीज़न है। इसलिए इस एमीटर का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.05 एम्पियर। तो 18 को 0.05 एम्पियर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें करंट की वैल्यू मिल गई। तो ये बन गया हमारा पहला सेट। ऐसे ही हमें और भी सेट तैयार करने हैं तो उसके लिए मैं रियोस्टेट को धीरे धीरे डिस्प्लेस करता हूँ और सर्किट के अंदर मैं करंट बढ़ा रहा हूँ बच्चों। तो ये देखो धीरे धीरे मैं करंट बढ़ा रहा हूँ तो मेरे वोल्ट मीटर का जो डिवीज़न है वो 2 वोल्ट से आगे की तरफ मूव कर रहा है। आप देख रहे हैं कि ये मूव करते करते कहाँ पर पहुँच गया, ये पहुँच गया बच्चों तीसरे डिवीज़न पर। तो मैं यहाँ 3 × 0.025 लिख देता हूँ। ये वोल्ट मीटर की रीडिंग हो गई और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे अमीटर में जो डिवीज़न आ रहा है ये हो गया 10, 20, 25, 26, 27। तो एग्जैक्ट 27 डिवीज़न मिल रहे हैं। लो जी, इसको भी 0.05 से
मल्टीप्लाई कर देते तो हमें मिल गया दूसरा सेट। अब तीसरे सेट के लिए मैं रेजिस्टेंस को और कम करता हूँ और वोल्ट मीटर में तीसरे से फोर्थ डिवीज़न की तरफ हम मूव करते हैं। ओ, बहुत जल्दी आ गया बच्चों। ये देखिए, ये एग्जैक्ट फोर्थ डिवीज़न आ रहा है, तो ये फोर्थ डिवीज़न और लीस्ट काउंट 0.025, तो ये आपके वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस की एक और रीडिंग आ गई। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा जो एमीटर है उसके अंदर नीडल काफ़ी आगे निकल गई है, 10, 20, 30 बच्चों 35 डिवीज़न एग्जैक्ट मिल रहा है, क्योंकि मेरे इस डिवाइस में मिरर लगे हुए हैं तो मैं पैरेलैक्स को एडजस्ट करते हुए रीडिंग ले रहा हूँ। तो ये एग्जैक्ट आ रहा है 35 डिवीज़न 0.05 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको मिल गया तीसरा सेट। अब V और I के चौथे सेट के लिए मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू और कम करता हूँ, तो ये देखो मैं चला और ये 5वां डिवीज़न एग्जैक्ट आ गया है, तो ये 5 × 0.025 मिल गया बच्चों मुझे। ओके, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एमीटर की नीडल भी बहुत आगे आ गई है, 10, 20, 30, 40 बच्चों 44 एग्जैक्ट आ रहा है, तो ये 44 डिवीज़न हो गया और लीस्ट काउंट 0.05 हो गया। तो ये हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन हो गया। थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये लो जी, 6 डिवीज़न पर पहुंच गई है नीडल और यहाँ पर 6 डिवीज़न के कॉरेस्पॉन्डिंग 10, 20, 30, 40, 50 बच्चों 51, तो 51 डिवीज़न आ रहा है हमारे किसके लिए, हमारे 6 डिवीज़न वोल्ट मीटर के लिए। तो इस तरह से हमारे पांचों सेट तैयार हो गए हैं। अब हमारी बारी आती है कि इनके लिए हम कैलकुलेशन करें और कैलकुलेशन की मदद से हम इसका VI ग्राफ बनाएं और VI ग्राफ से पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे और रेजिस्टेंस निकालने के बाद निकालेंगे बच्चों रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो उसके लिए मुझे चाहिए मेरे इस वायर की लेंथ। तो चलिए, मेरे पास मीटर स्केल है, ये वायर है और आप देख रहे हैं मैं लेंथ को मेज़र करने के लिए मेरे इस मीटर वायर पर मैं इसको अच्छी तरह से अलाइन कर रहा हूँ और अलाइन करने पर आप देख रहे हैं इसकी लेंथ आ रही है बच्चों 42 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लेंथ ऑफ द वायर लिख देता हूँ 42 सेंटीमीटर, और क्योंकि मैंने जो स्केल लिया है वो मीटर स्केल है और इसका लीस्ट काउंट बच्चों 0.1 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो इस तरह से हमने आज हमारे इस एक्सपेरिमेंट की सारी रीडिंग ले ली है। बस अब हमें इसे क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलते हैं वापस से अपने स्टूडियो। तो बच्चों, आप लोगों ने सभी ने लाइव हमारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म होते हुए देखा है। तो अब बारी है कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन को लेकर हमारी जो प्रैक्टिकल कॉपी है उसको कंप्लीट करना। तो चले बढ़ते आगे। तो बच्चों, ऑब्जर्वेशन, हमने जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था तो हमने आपको सारे इंस्ट्रूमेंट के रेंज भी बताई थी। तो उसमें अमीटर की जो रेंज आई है बच्चों वो आई है 3 एम्पियर और उस मीटर का जो लीस्ट काउंट है वो आया है 0.05 एम्पियर। आपने वोल्ट मीटर की रेंज भी देखी बच्चों, वोल्ट मीटर की रेंज है 1.5 वोल्ट और उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.025 वोल्ट, राइट। और बच्चों, जो हमने मीटर स्केल लिया है उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर और जो वायर हमने चूज किया है उसकी लेंथ आपने मेजर की थी, कितनी आई थी, वो आई थी 42 सेंटीमीटर। तो ये है हमारे ऑब्जर्वेशंस। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये है हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल। तो हमने V के कॉरेस्पॉन्डिंग I के 6 रीडिंग्स ली थी। अब उन सभी रीडिंग्स को इस ऑब्जर्वेशन टेबल में हम फिल करने वाले हैं। दोबारा आपको याद दिला लूँ कि जब भी आप ऑब्जर्वेशन में रीडिंग को फिल करेंगे तो कोई रीडिंग आपकी कटनी नहीं चाहिए, ना ही आप इसमें वाइटनर का यूज़ करें। इसलिए केयरफुली आप इसको फिल करें। अगर आपका पेन लीक कर रहा है तो आप सही पेन का सिलेक्शन करें इस ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करते वक्त, वरना ऑब्जर्वेशन में कट हो जाएगा तो आपके नंबर भी कट हो जाएंगे। तो सावधानी रहेगी कि ऑब्जर्वेशन में कोई कट ना लगे। ओके, तो बच्चों, आप लोगों ने जब देखा कि वोल्ट मीटर के डिवीज़न आ रहे थे 2 और वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट कितना है 0.025, तो इसके लिए हमारे पास जो पहली रीडिंग हो जाती है वोल्ट मीटर की वो 0.05 वोल्ट हो जाती है बच्चों। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे एमीटर में जो डिवीज़न आए थे वो आए थे 18 डिवीज़न और हमारे एमीटर का लीस्ट काउंट है 0.05 एम्पियर।
तो ये हो जाता है बच्चों 0.9 एम्पियर, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला ऑब्जर्वेशन। अब चलिए दूसरे ऑब्जर्वेशन में हमने वोल्ट मीटर में जो डिवीज़न सेलेक्ट किया था वो 3 था और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चों हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आता है वो 0.075 वोल्ट आता है। और हमने इस पोटेंशियल के लिए एमीटर में जो ऑब्जर्वेशन देखा वो 27 डिवीज़न का आया। इसको इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रीडिंग आती है 1.35 एम्पियर। मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस 0.075 वोल्ट है तो हमारे वायर में से जाने वाला करंट 1.35 एम्पियर था। और अब हमारे पास फोर्थ डिवीज़न लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को रीडिंग मिलती है बच्चों इसकी 0.10 वोल्ट। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एमीटर में जो डिवीज़न हमें मिले वो 35 डिवीज़न है, उसका लीस्ट काउंट 0.05 है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास करंट आ रहा है 1.75 एम्पियर। तो ये हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन हुआ। बच्चों चौथे ऑब्जर्वेशन में हमने लिए थे 5 डिवीज़न। 5 डिवीज़न को 0.025 लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे को मिलता है 0.125 वोल्ट। और बच्चों इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ डिवीज़न है एमीटर में वो आया है 44। इसको इसके लीस्ट काउंट 0.05 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रीडिंग मिलती है 2.2 एम्पियर, राइट। तो इस तरह से हमारा चौथा ऑब्जर्वेशन भी टेबल में लिख दिया गया है। अब चलते हैं पांचवें में, जो हमने लिया है 6 डिवीज़न। लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 0.15 वोल्ट। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एमीटर में डिवीज़न आए हैं 51.005 इक्वल टू ये हो जाता है बच्चों 2.55 एम्पियर। और लास्ट ऑब्जर्वेशन में हमने लिए 7 डिवीज़न। लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया हमारा 0.175 वोल्ट। मींस जब हमने हमारे रेजिस्टेंस वायर पर 0.175 वोल्ट अप्लाई किया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एमीटर में जो करंट मिला वो 56.005 इक्वल टू 2.80 एम्पियर मिला है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं बिना कटिंग के हमने ऑब्जर्वेशन को पूरी तरह से नीट एंड क्लीन तरीके से इसे फिल कर दिया है। आपको भी अपनी जो प्रैक्टिकल कॉपी होगी इसी तरह से सफाई से काम करते हुए आगे बढ़ना है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल पूरी होने के बाद बच्चों अब हमारा नेक्स्ट काम होता है कैलकुलेशन करना। लेकिन इस बार हमारी कैलकुलेशन हमारे ग्राफ पेपर से रिलेटेड है। तो हम इस ग्राफ पेपर में हमारा जो एक्सिस है, तो बच्चों ये है हमारा ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर जो हमारा वाई एक्सिस है वो हमारे लिए होगा आई की रीडिंग और जो हमारा एक्स एक्सिस है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है वोल्टेज के लिए। तो ग्राफ बनाने से पहले हमें बनाना होता है स्केल। तो यहाँ पर हम स्केल चूज करते हैं तो ये हो गया हमारा स्केल। बच्चों स्केल में हमारा जो एक्स एक्सिस है, तो स्केल के अंदर जो एक्स एक्सिस है उसके अंदर हम 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो चूज करने वाले हैं 0.0025 वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग। और इसी तरह से वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने करंट चूज किया हुआ है तो उसके लिए 1 सेंटीमीटर की वैल्यू है 0.02 एम्पियर। तो ये हमने स्केल बना लिया है। तो स्केल को हमेशा ग्राफ पेपर पर जरूर बच्चों मेंशन करिए क्योंकि इससे भी इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग अपना ग्राफ कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आई एक्सिस पर 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 एंड 3.0। तो हमने एक्सिस बना लिए हैं। तो चलते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल को भी देखते हैं और ऑब्जर्वेशन टेबल से जो हमें ऑब्जर्वेशन मिले उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस ग्राफ पेपर पर हम पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। तो बच्चों पहली वाली जो रीडिंग है हमारी, उस पहली वाली रीडिंग के अंदर जब हमारा वोल्ट 2 डिवीज़न का था तो 2 वोल्ट के डिवीज़न के लिए आपकी रीडिंग आ रही थी
9 एम्पियर। तो यहाँ पर दो डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये बन गया हमारा बच्चों पहला ऑब्जर्वेशन पॉइंट। सर्कल बना देते हैं इसको डॉट करके। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो तीसरा डिवीजन था हमारे किसके अंदर, वोल्ट मीटर के अंदर, तो हमारे 3 डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग आ रही थी, वो रीडिंग आ रही है हमारे पास 1.35। तो 1.35 बच्चों इसके बीच में आएगा 1.3, तो वो यहाँ रीडिंग आ जाती है। यहाँ मैं इसका सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इसका सर्कल। फोर्थ डिवीजन के लिए हमारी जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 1.75। तो फोर्थ डिवीजन के लिए 1.75 यहाँ कहीं आएगी। तो ये मैंने सर्कल डॉट बना दिया बच्चों, राइट। नेक्स्ट रीडिंग बच्चों, अगली रीडिंग हमारे फिफ्थ डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और फिफ्थ डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो करंट आ रहा है वो आ रहा 2.2 एम्पियर। तो यहाँ पर डॉट बनाकर सर्कल कंप्लीट करते हैं। और इसी तरह से सिक्स डिवीजन के लिए हमारी रीडिंग आ रही है 2.55, तो वो यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया 2.55 का डॉट बच्चों। और इसी तरह से सेवन डिवीजन के लिए 2.8 आ रहा है। तो देखिए हमने सारे के सारे पॉइंट्स को क्या कर लिए, यहाँ पर बना लिए हैं। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक स्केल लेंगे और स्केल से इन पॉइंट्स को मिलाते हुए अपना ग्राफ पूरा करने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्केल चूज करते हैं और स्केल चूज करके इस ग्राफ को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों इन पॉइंट्स को लेकर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, और आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन में कुछ पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर भी और नीचे है, लेकिन बहुत सारे ऑब्जर्वेशन इस लाइन पर ही लाई कर रहे हैं या क्लोज है। इसका मतलब है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो वास्तव में बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ है। अब हमें इस ग्राफ की मदद से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये जो एक रीडिंग हम 2.2 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसे ए ले लेते हैं, इसको बच्चों हम बी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इस तरह से ये मार्क करते हैं। तो ये हो गया बच्चों सी। तो हमें इस ग्राफ से बी सी और ए सी मतलब डेल्टा वी, तो इस ग्राफ से हमें मिलता है डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। तो बच्चों हमें यहाँ पर जो वोल्टेज लेना है वो लेना है सी पॉइंट का और बी पॉइंट, बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी तरह से हमारे को करंट चूज करना है बच्चों, करंट लेना है ए और बी के बीच का। तो चलिए देखते हैं ग्राफ के अंदर हमारे पास सी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिवीजन आ रहा है वो आ रहा है 5, और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिवीजन आ रहा है वो 2, और इनका लीस्ट काउंट था बच्चों 0.025 वोल्ट, डिवाइडेड ए पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट है बच्चों 2.2 एम्पियर, और बी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट है 0.9 एम्पियर। तो ये वोल्ट में है और ये एम्पियर में। तो बच्चों ये हो गया 3 इंटू 0.025 डिवाइडेड बाय 1.3 ओम। अब इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 0.057 ओम, जिसको हम लोग नियरली लिख सकते हैं बच्चों। तो ये हो गया 0.06 ओम। तो जो वायर हमने चूज किया है उसका रेजिस्टेंस हमारे वी आई ग्राफ से निकल रहा है 0.06 ओम, राइट। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो हमने हमारे वी आई ग्राफ से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के में हमारा दूसरा कैलकुलेशन है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो चलिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी निकालते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है 0.06 ओम, और हमने जो लेंथ लिया है बच्चों वो 42 सेंटीमीटर लिया हुआ है। तो उसे हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसका कैलकुलेशन हम चाहें तो रफ वर्क में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और रफ वर्क में कंप्लीट करने पर हमारे पास इसकी वैल्यू मिलती है 0.14 ओम बाय मीटर। तो लीजिए ये हमारी सेकंड कैलकुलेशन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों कैलकुलेशन पूरा हो गया है, अब फाइनल बचता है आपका रिजल्ट। तो बच्चों रिजल्ट में हमारे पास दो रिजल्ट है। पहला है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गिवन वायर वेरीज लीनियर विद द करंट। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है इस एक्सपेरिमेंट में। जब हमने वी आई ग्राफ बनाया तो एक स्ट्रेट लाइन मिला, इसलिए हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गिवन वायर वेरीज लीनियर विद करंट। और दूसरा बच्चों है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो वो कितना निकला है 0.14 ओम। तो इस तरह से बच्चों इस एक्सपेरिमेंट का हमारा रिजल्ट भी पूरा हो चुका है। लेकिन अब आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर एक बात लिखना ना बोलें, उसका भी बच्चों नंबर मिलता है, और वो है प्रिकॉशंस। कम से कम 3 प्रिकॉशन तो आपको अपने कॉपी के अंदर जरूर मेंशन करने चाहिए बच्चों। तो हमने भी यहाँ पर आपके लिए वो तीनों प्रिकॉशन लिखे हैं। द वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एमीटर इन सीरीज विद द सर्किट।
It should be ensured that current enters at the positive terminal and leaves at the negative terminal of this device. The key should be inserted only while taking observation. जैसा कि हम लोग कहते हैं कि जब आप रीडिंग ले रहे हो तभी आप की प्रेस करिए, वरना सर्किट में करंट फ्लो करता रहेगा और आपका वायर गर्म हो जाएगा और उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा. Zero error in measurement instrument must be taken cognizance of and should be eliminated in case of ammeter and volt. मतलब आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसे अमीटर या वोल्ट मीटर का यूज़ करें जिसमें कोई एरर ना हो, और एरर है तो उसको पहले आप एडजस्ट कर लीजिए. तो ये रहा बच्चों हमारा एक्सपेरिमेंट. लेकिन जैसा हम हर एक्सपेरिमेंट में करते हुए आ रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एग्जाम में या वाइवा में पूछे जा सकते हैं. तो आज के इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन पर भी एक बार देख लिया जाए. तो बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, नाइक्रोम एंड कॉपर वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर कनेक्टेड इन सीरीज. करंट इज पासिस थ्रू देम, विच ऑफ वायर गेट हीटेड फर्स्ट. बच्चों आप जानते हैं नाइक्रोम एक अलॉय है और कॉपर एक कंडक्टर है. और जो नाइक्रोम है हमारे एक्सपेरिमेंट में कहते हुए आ रहे हैं कि नाइक्रोम एक अलॉय है जिसका अल्फा कम होता है तो उस पर हीटिंग इफेक्ट कम होता है. तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होता है तो ये बच्चों कम गर्म होगा, जबकि कॉपर पहले गर्म हो जाएगा. इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? कॉपर. कॉपर विल गेट हीटेड फर्स्ट. दूसरा क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज विद. बच्चों जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है हमारा, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है एम एन ई स्क्वायर टाउ. तो आप देख रहे हैं कि हमारे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं कर रही, तो डायमेंशन वाले ऑप्शन कट हो जाते हैं. तो एक ही बचता है टेम्परेचर. तो हमें पता है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए. बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइक्रोम और मैग्नीन इज वाइडली यूज्ड इन वायर बाउंड रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ. तो बच्चों आप जानते हैं कि ये इन पर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, तो आप कह सकते हैं दीज आर टेम्परेचर इनसेंसिटिव. तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग IV ग्राफ रिप्रेजेंट ओमिक रेजिस्टेंस. बच्चों इस सभी ग्राफ के अंदर हमने y एक्सिस पर I लिया हुआ है और x एक्सिस पर V लिया हुआ है, लेकिन हमें वो ग्राफ सेलेक्ट करना है जो ओमिक कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है. तो ओमिक कंडक्टर के लिए बच्चों जो VI ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है और जो ऑरिजिन से भी पास होना चाहिए. तो ऑरिजिन से पास होने वाला हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखना है और वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ एल्यूमिनियम एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ द एल्यूमिनियम. बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है एम एन ई स्क्वायर टाउ. तो आप देख रहे हैं कि हमारे किसी भी कंडक्टर की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो उसकी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, चाहे मटेरियल मोटा हो या पतला. तो इसके लिए हमारे पास रजिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम रहेगी. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट पासेस थ्रू अ वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन. बच्चों चार्ज क्रॉसिंग, क्योंकि करंट जब पास होता है तो हम जानते हैं I इक्वल टू होता है dq बाई dt. तो हमारे जो चार्ज का फ्लो है वो बच्चों I इंटू डेल्टा टी पर डिपेंड करेगा. तो जो चार्ज क्रॉस कर रहा है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है बच्चों टाइम के साथ. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बच्चों अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया पर अलग अलग होती है, क्योंकि AV इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट. क्लियर. करंट डेंसिटी की वैल्यू होती है करंट पर यूनिट एरिया, ये भी एरिया पर डिपेंड कर रहा है. नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. बच्चों कोई मटेरियल होता है जैसे कंडक्टर है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है. इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी. VI ग्राफ, दोबारा से एक VI ग्राफ दिया गया आपको. A VI graph for parallel and series combination of two metallic resistors are shown in the figure. Which graph show parallel combination? बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, और जब उन्हीं दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाती है.
तो इसका मतलब है कि हमारे जो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होगा उसकी वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन से ज़्यादा आएगी। और ये ग्राफ वी ग्राफ है और वी ग्राफ में रेजिस्टेंस होता है बच्चों डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, जो स्लोप के बराबर होगा। तो मीन्स अगर मुझे पैरेलल रेजिस्टेंस चाहिए तो स्लोप ऑफ द कर्व क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसलिए मेरा सही आंसर है ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों एक और क्वेश्चन, VI graph of a metallic wire at two different temperature T1 and T2 as shown in figure. In the following figure, which of the two temperature is high? बच्चों हम जानते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वैरी करता है। मीन्स एज द टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। मतलब अगर हाई टेम्परेचर होगा तो रेजिस्टेंस भी हाई होने वाला है। लेकिन ये ग्राफ इस बार VI ग्राफ है, तो इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखें कि इस ग्राफ का स्लोप क्या है, तो बच्चों इस ग्राफ का स्लोप है डेल्टा आई बाई डेल्टा वी, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। तो इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर हाई होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस भी हाई होगा, और अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो स्लोप कम होगा। तो इसमें स्लोप कौन से कर्व का है, T2 का। तो मेरा आंसर होगा बच्चों T2 टेम्परेचर इज एट अ हाई। बच्चों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये हमने एक ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ दिया है गैलिनियम आर्सेनाइड के लिए। तो इसके लिए हमने दो क्वेश्चन पूछे हैं कि बताइए इस ग्राफ में वो कौन सा पॉइंट है या वो कौन सा रीजन है जहां पर हमारा रेजिस्टेंस नेगेटिव है। तो बच्चों रेजिस्टेंस किस जगह पर नेगेटिव है, तो वो देखिए जिस जगह पर हमारा स्लोप नेगेटिव होगा वहीं पर रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा, और नेगेटिव स्लोप बच्चों DE पोर्शन में मिल रहा है। तो इसका मतलब है DE रीजन वो रीजन है जिसमें हमारे इस गैलिनियम आर्सेनाइड मटेरियल का रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा। अब पूछा है वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड। बच्चों ओम्स लॉ तभी ओबेड होगा जब हमें ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि मुझे जो पॉसिबिलिटी लग रही है वो AB ग्राफ में मुझे स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसलिए मुझे लगता है कि AB लाइन या AB रीजन ही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो लो जी बच्चों, तो आज का हमारा एक्सपेरिमेंट आपके साथ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। तो बच्चों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत बेहतरीन तरह के नए नए इनोवेटिव्स चीज़ें आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे नीट मेल है, वन लाइन NCERT क्वेश्चन है। आप इनको देखिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, NCERT को अच्छी तरह से आप रिसर्च करके कंप्लीट करिए। होपफुली हमारा जो वर्क है वो आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू।